हेलो एवरीवन। आज हम जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स के केसेस डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली डिफेंसेस अगेंस्ट टॉर्चरस लाइबिलिटी पर बेस्ड हैं। तो इसमें सबसे पहला जो केस है वो स्मिथ वर्सेस चार्ल्स बेकर एंड सन्स का है। तो ये केस 1891 का है, काफ़ी पुराना केस है और इसमें जो लॉर्ड जिनकी जजमेंट आई है उनका नाम है यहाँ पे हसबेरी। और उसके साथ ही यहाँ पे हम क्या चीज़ देखेंगे, इस केस के फैक्ट कुछ इस तरह से हैं। इसमें जो प्लेंटिफ होते हैं वो वर्कमैन होते हैं डिफेंडेंट रेलवे कंपनी में। डिफेंडेंट रेलवे के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ड्रिल करने का। इनका जो मेन पर्पस होता है वो रॉक कटिंग पर्पस होता है। रॉक्स को कट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और जब ये एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो ये क्रेन की हेल्प से लेके जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि क्रेन से जब एक प्लेस से दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो यहाँ पे जो वर्कमैन के सर के पास से काफ़ी ऐसे जाती है ये। तो यहाँ पे एक दिन क्या होता है कि प्लेंटिफ इस चीज़ को जानता है कि क्रेन से ये सब ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक दिन प्लेंटिफ के सर पे वो गिर जाता है, वो क्रेन एक बार गिर जाती है और जिसकी वजह से उसको क्या हो जाती है, सीरियस इंजरी हो जाती है। और प्लेंटिफ इसको लेके यहाँ पे जो है क्लेम जाता है, कंपनसेशन क्लेम करता है कि यहाँ पे। बट क्या होता है, यहाँ पे डिफेंडेंट कंपनी कहती है कि यहाँ पे वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का कॉन्सेप्ट लगेगा। वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का मतलब होता है कि आप जो है रिस्क ले रहे हो, अगर आप अपने नॉलेज या अपने ऊपर से कोई रिस्क ले रहे हो, अपनी मर्जी से कोई रिस्क ले रहे हो, तो आप जो है कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकते। जैसे कि हम क्रिकेट मैच देखने जाते हैं और क्रिकेट मैच देखते हुए अगर हमें कोई बॉल लग जाए तो इसके लिए हम क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ पे अगर हम इतने पास बैठे हैं तो हमें जो है वो इंजरी हो सकती है। तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया में ये है। तो इसके साथ यहाँ पे जो लोअर कोर्ट का इसमें डिसीजन यही होता है कि जो प्लेंटिफ है उसे क्या करनी चाहिए, नॉलेज अपनी रखनी चाहिए। नॉलेज और रिस्क जो उसमें डिफेंडेंट कहता है कि नॉलेज ऑफ द रिस्क, यानी कि नॉलेज ऑफ द रिस्क था। तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स थे वो गिल्टी थे, यहाँ पे ये मानती है। और प्लेंटिफ जो है वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंट नहीं है और वॉलंटियरली उसने रिस्क नहीं लिया था। तो यहाँ पे जो लोअर कोर्ट का डिसीजन होता है वो यहाँ पे प्लेंटिफ के फेवर में होता है। बट यहाँ पे जब ये मैटर पूरा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास ऑब्जर्वेशन में जाता है तो यहाँ पे वो कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे मैक्सिम वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया को देखते हैं और उसके लिए प्लेंटिफ की कंसेंट ज़रूरी है। मेयर नॉलेज जो है, अगर आपके पास नॉलेज है उस चीज़ की तो वो कंसेंट के अमाउंट जितनी नहीं है कि हाँ, अगर मान लो मेरे पास नॉलेज है, ठीक है, मुझे इतना पता है कि अगर मैं कोई गलती करूँ तो मुझे सामने वाले पर्सन से थप्पड़ पड़ सकता है, लेकिन अगर सामने वाला पर्सन मेरी जान ले ले, मुझे बिल्कुल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट दे दे, तो उस चीज़ के लिए कंसेंट नहीं दी जाती है। तो यहाँ पे कंसेंट का एक वो होना चाहिए कि आप किस अमाउंट के लिए कंसेंट दे रहे हो, उस अमाउंट तक होनी चाहिए। तो इस केस में कोर्ट का यही डिसीजन होता है कि यहाँ पे जो रेलवे कंपनी थी उन्होंने क्या किया, डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी ऐसी वार्निंग नहीं दी उसको कि आप यहाँ पे काम करोगे तो आपको जान को खतरा हो सकता है, अगर फिर भी आप काम करना चाहें तो करें। इस तरह की कोई भी वार्निंग नहीं दी थी। प्लेंटिफ को एक जनरली नॉलेज से कि क्रेन के थ्रू यहाँ से ड्रिल्स होती हैं, क्या वर्क होता है, बट ये नहीं था कि उसकी जान पे भी एक खतरा हो सकता है। तो इस केस में जो डिसीजन है वो प्लेंटिफ के फेवर में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया के रिगार्डिंग। इसके बाद यहाँ पे हम एक और केस देखेंगे, साउथ इंडियन इंडस्ट्री लिमिटेड मद्रास वर्सेस अलामेलू अमल। ये 1923 का केस है और इस केस में जो प्रिंसिपल हेल्ड वो यही हुआ था कि सिर्फ नॉलेज, डेंजर की नॉलेज सफिशिएंट नहीं है और अगर दूसरी पार्टी की तरफ से नेग्लिजेंस है तो वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया जो है वो उसको डिफेक्ट कर देगा, उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो डिफेंडेंट होता है वो डिफेंडेंट अपना खुद का बिजनेस करता है और ये वाला केस थोड़ा सा उसकी प्रीवियस केस की तरह ही है। तो ये केस भी वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया पर बेस्ड है इस कॉन्सेप्ट पे। तो यहाँ पे जो डिफेंडेंट पर्सन होता है वो आयरन जो होता है उसको तोड़ने का काम करता है, बहुत हैवी
पीसेस जो मतलब उनके टूल्स होते हैं उनसे उनको छोटा छोटा ब्रेक करता है, छोटे छोटे आयरन को तोड़ता है, तो ये वो काम करता है। तो एक दिन क्या होता है कि यहाँ पे जैसे वो ब्रेक कर रहा होता है तो उसमें से कोई आयरन पीस है ऐसा कुछ एक यहाँ पे जो उसका टूल का कुछ ऐसा है कि सामने एक वर्कमैन होता है, वो अराउंड काफ़ी दूर पर होता है, बट यहाँ पे वो उसको जाके ऐसे लगता है कि वो पर्सन मर जाता है, उसकी ऑन द स्पॉट उस एक्सीडेंट की वजह से मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ लीगल प्रिंसिपल सामने आते हैं, जैसे कि क्या ये कहना सही होगा कि जो डिसीज्ड पर्सन था उसने वॉलेंटियरली रिस्क लिया था, और दूसरी चीज़ इस केस में हमें ये देखनी है कि क्या डिफेंडेंट की तरफ से नेग्लिजेंस है या नहीं है। तो कोर्ट यहाँ पे इन्हीं दोनों लीगल इश्यूज़ पर आंसर करती है। तो पहला जो लीगल इशू हमने देखा वो ये था कि क्या डिसीज ने वॉलेंटियरली रिस्क लिया, तो हम सिर्फ इसमें क्या है कि वॉलेंटियरली क्या होगा कि वॉलेंटियर नॉन फिट इंजीरिया में आएगा। तो ये डिफेंडेंट की तरफ से नेसेसरी है कि वो ये प्रूफ कर दे कि जो पर्सन है जिसको इंजरी हुई है वो डेंजर को जानता था और उसको सपोर्ट में था, उसको कंसेंट देता था और वॉलेंटियरली वो रिस्क लिया था उसने। तो इस केस में जो डिसीज पर्सन है वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता था, उसने इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं किया था, उसके लिए कंसेंट नहीं दी थी और वॉलेंटियरली रिस्क उसने लिया ही नहीं था, क्योंकि वो तो सिर्फ वहाँ दूर खड़ा था। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं दिखती कि सामने वाले पर्सन ने अपनी कंसेंट दी थी वॉलेंटियर नॉन फिट इंजरी, यानी खुद से जो है वो उसने रिस्क लिया था अपनी जान का या इंजरी का, खुद से रिस्क लिया था, वो सिर्फ वहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे पहले लीगल इश्यूज़ में यही था कि डिसीज जो पर्सन है उसने वॉलेंटियरली इस चीज़ को अलाउ नहीं किया था। तो उसके बाद सेकेंड इशू अगर हम देखें तो सेकेंड इशू में ये था कि डिफेंडेंट जो है उसका गिल्टी एक्ट था, सॉरी नेग्लिजेंट एक्ट था, क्योंकि नेग्लिजेंट एक्ट किस तरह से था, वो बहुत ही डेंजरस काम कर रहा था। तो उसकी ये ड्यूटी थी कि वो जो उसके सर्वेंट्स हैं या जो भी हैं उन सभी को इसके बारे में बताए कि यहाँ पे रिस्क है और आसपास उसको देखकर काम करना चाहिए था और प्रॉपर केयर और कॉशन और सभी स्किल्स के साथ काम करना चाहिए था कि कोई भी ऐसी चीज़ हो ऐसा मतलब क्या हो कि यहाँ पे किसी को नुकसान ना हो सके। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में था कि जैसे कि यहाँ पे जनरली अमाउंट होता है कि सिर्फ इतनी दूर तक ही ये स्टोन्स जा सकते हैं, जनरली यहाँ पे 35 फीट तक का था कि इतनी दूर तक ही आयरन पीस जो है वो जा सकता है, बट उससे बियॉन्ड भी जाता है। तो लेकिन यहाँ पे ये प्रिज्यूम्शन है कि कोई भी ये कॉमन प्रिज्यूम्शन होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ को फेंक रहे हो या कोई भी चीज़ थ्रो हो रही है तो समटाइम्स वो बहुत दूर तक भी जा सकती है, और जब आपका काम इतना ज़्यादा रिस्क का है तो आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी। तो इस केस के साथ यहाँ पे एक और केस हम आज डिस्कस करेंगे, हाइनेस वर्सेस हार्वुड 1935 का केस है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो डिफेंडेंट पर्सन होते हैं, डिफेंडेंट का सर्वेंट होता है, वो क्या करता है 2 हॉर्स वैन को चला रहा होता है और उनको किसी काम की वजह से क्या करता है स्कूल के पास पुलिस स्टेशन भी होता है, वहाँ पे स्कूल भी होता है, और वहाँ पे वो उसको छोड़ के अपने काम करने के लिए चला जाता है। और वो जो 2 हॉर्स वैन होती है उसमें उनको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो हॉर्सेस होते हैं वैन से अटैच्ड होते हैं और वो रन अवे हो जाते हैं। इसमें एक ये भी है इंसिडेंस कि जो बच्चे होते हैं कुछ वो घोड़े को कुछ छेड़ देते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से वो हॉर्स जो हैं वो भागने लगते हैं। बट यहाँ पे अब मेन जो चीज़ क्या आती है कि जो प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ यहाँ पे पुलिस वाले होते हैं, वहाँ पे वो ऑन ड्यूटी होते हैं, तो वो स्ट्रिक्ट में गली में उस वक्त ऐसा कुछ नहीं होता। तो पुलिस वाले देखते हैं कि यहाँ पे जो हॉर्स है वो भागने लगे हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे जो बच्चे हैं और जो विमेन खड़ी है वहाँ पे उसको खतरा हो सकता है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, वहाँ पे वो स्टेशन से निकलते हैं और उनको हॉर्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हॉर्स को तो वो रोक लेते हैं बट उनको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली इंजरी हो जाती है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे ये पूरा एक तरह से एक्ट होता है, वो रेस्क्यू टाइप एक्ट होता है, बचाने के लिए एक्ट होता है। तो यहाँ पे प्लेंटिफ जो है वो क्या करता है कि वो यहाँ पे कंपनसेशन के लिए क्लेम करता है। तो इस केस में हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे जस्टिस ग्रियर और जस्टिस ग्रियर इस केस में डिसीजन बताते हैं अपना। तो वो अमेरिकन रूल को एक्सेप्ट करते हुए वो कहते हैं कि डिफेंडेंट लाइबल है। अब डिफेंडेंट किस तरह से यहाँ पे लाइबल है, हम कुछ चीज़ें देखनी होगी। कुछ चीज़ें हम यहाँ पे किस तरह से देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे जो पुलिस का एक्ट था वो मोरल ड्यूटी में था और वो एक नेसेसिटी थी, और वो जो एक्ट कर रहा था वो अपनी कंपल्शन ऑफ ड्यूटी की वजह से कर रहा था, क्योंकि वो
और उस वक्त ऑन ड्यूटी था। अगर वो एक्ट नहीं करता ऑन ड्यूटी में तो यहाँ पे जो वो बच्चे यहाँ पे थे और यहाँ पे बच्चों के साथ साथ जो औरत वहाँ पे थी उनकी जान को खतरा हो जाता, और ये सर्कमस्टांसेस की डिमांड थी कि वो इस तरह से करे। और इस केस में प्लेंटिफ जो है वो डैमेजेस रिकवर करने के लिए लाइबल है, क्योंकि यहाँ पे डिफेंडेंट ने ग्रॉसली नेग्लिजेंट एक्ट किया है। यहाँ पे ग्रॉसली नेग्लिजेंट एक्ट उससे किस तरह से किया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही डिफेंडेंट का सर्वेंट उसको छोड़ के जाता है वैन को, तो यहाँ पे वो एक तरह से इनविटेशन दे देता है रिस्क की इनविटेशन कैसे दे देता है कि वो हॉर्सेस को ऐसे ही छोड़ देता है स्कूल के सामने, और यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि बच्चे उनके साथ छेड़खानी करेंगे। तो ऐसे केसेस में जब आप खुद से रिस्क इनवाइट कर रहे हो तो आप इसको डिफेंस के तौर पे नहीं ले सकते हो, और ये बहुत ही ज़्यादा केयरलेस एक्ट था। और जब एक केयरलेस एक्ट है तो यहाँ पे एक जो डिफेंडेंट जो है वो डिफेंस देने की कोशिश करता है नोवस एक्टस इंटरवेनिएंट, कि यहाँ पे अगर बच्चे उसे नहीं छेड़ते तो यहाँ पे वो घोड़ा कुछ नहीं करता, वो खड़ा रहता। तो इस चीज़ का यहाँ पे वो डिफेंस नहीं ले सकता, कोर्ट इसमें ये कहता है, क्योंकि यहाँ पे आपने खुद ही रिस्क को इन्वाइट किया है। और इसके साथ ही ये जो रेस्क्यू प्रोसेस था प्लेंटिफ का, जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, वो एक मोरल एक्ट में था और वो ऑन ड्यूटी था। तो यहाँ पे जो है इस केस में प्लेंटिफ पूरी तरह से कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है, और यहाँ पे डिफेंडेंट को कंपनसेशन देना होगा। थैंक यू।